नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की एनसीईआरटी क्लास नंबर की बात करेंगे। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है, आपका अपना परिवार, शिक्षकों का परिवार में जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। और आज के सेशन के साथ ही आपका जो कृषि और फसल से संबंधित जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आपका फीडबैक उम्दा होता है, लाजवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और अंत में बताना भी है दोस्तों 25 में से आपका स्कोर कितना है, ये जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको भी अपना आंसर देना है, आपको ओपिनियन, अपना फीडबैक देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, या वर्ष भर की जाती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सभी मेरे प्यारे मित्र, मक्के की खेती की जा सकती है। कब की जा सकती है? तो मक्के की खेती जो होती है, आपके सभी लोग जानते हैं, जून जुलाई की बात करेंगे। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। और जो नवंबर में बोई जाती है और आपके फरवरी मार्च में काटी जाती है, वो हमारी रबी की फसल होती है। तो मक्के की खेती क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल में आएगा। पहला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न यह है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, सभी मेरे प्यारे मित्र स्क्रीन पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सभी लोग कमेंट करेंगे, सर्वाधिक क्षेत्र बताना है किस राज्य का है। सोयाबीन कृषि की बात करेंगे, सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस पर होता है? तो हमारा जो भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य है, हमारा मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अपना भी फीडबैक देते रहें। और देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, सभी प्यारे मित्र। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? उपज बृहत्तम उत्पादक में, उपज बृहत्तम उत्पादक में तंबाकू का आंध्र प्रदेश सभी लोग जानते हैं, केला की महाराष्ट्र की बात करते हैं, आलू का उत्तर प्रदेश, नारियल का केरल। तो केला का थोड़ा मुझे लगता है दोस्तों, बाकी तंबाकू आंध्र प्रदेश में नंबर 1 है, आलू में उत्तर प्रदेश है, नारियल तो केरल में सभी लोग जानते हैं। तो आई थिंक बी ऑप्शन जो दिया है आपका सुमेलित नहीं है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स फीडबैक देकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, या गोवा में? सभी लोग कमेंट करेंगे। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, कहीं और से नहीं है। एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ यहाँ पे आपको है। और एनसीईआरटी बुक यानी कि आपके थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। ठीक है, सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ी में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में। तो सभी लोग जानते हैं का से कश्मीर, का से केसर, यानी कि राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। केसर और कश्मीर का मिलान, ठीक है, दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा आंसर जानेंगे। कि कथन दिया गया दोस्तों, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। और दूसरा कथन है, भारत में चाय की घरेलू खपत जो है बहुत कम है। दो कथन दिए गए, स्टेटमेंट है। अब इस कथन से लेके आपका जो ऑप्शन बनागा कि ए और आर दोनों सही हैं, या आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, सभी दोनों कथनों को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया। 4 ऑप्शन बना दिए गए कि भारत, जो पहला कथन है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है और भारत में चाय की घरेलू खपत जो है बहुत कम है। 2 ऑप्शन लेकर आपके 4 ऑप्शन बना दिए गए। अब आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी भारत के चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देशक है, लेकिन यह कह दें कि भारत में चाय की घरेलू खपत कम है, तो ये गलत है। सभी लोग जानते हैं चाय का इतना महत्व बन गया कि कहीं भी जाते, कोई भी मेहमान आता है, गेस्ट आता है, कहीं भी जाते हैं चाय, मार्केट में जाते हैं चाय, यानी कि चाय आप समझ सकते हैं। तो बी आर कथन जो गलत है, बाकी ए कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। यानी पिछले दशकों में, यानी पिछले 10 वर्षों में भारत में जो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। जुलाई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, या क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। तो राइट ऑप्शन जाएगा उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से। जो हमारे पिछले दशकों में देखा जाए, 10 वर्षों में भारत में जो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण यही है कि उन्नत कृषि विधि का उपयोग किया गया है और प्रौद्योगिकियों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका प्यारा सा क्वेश्चन है कि गलत युग्म को आपको बताना है। चाय का असम सभी लोग जानते हैं, नारियल का केरल, गन्ना का उत्तर प्रदेश, मूंगफली बिहार। कौन सा कथन गलत है। तो मूंगफली का, इसीलिए बोलता हूं दोस्तों हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग पिछली क्लासेज अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आपने बहुत ही आसानी तरीके से जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि हमने बार बार बताया था मूंगफली की बात करें, कपास की बात करें, हमारा गुजरात आता है। ठीक है, और गन्ना की बात करें उत्तर प्रदेश, नारियल की तो केरल ही है, और चाय सभी लोग जानते हैं असम की बात करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है गलत युग्म है। मूंगफली कहाँ हो जाएगा, मूंगफली आपका गुजरात की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की दोस्तों प्रमुख फसल कौन सी है। मक्का, धान, गेहूं, गन्ना। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों हम प्रमुख फसल की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रमुख फसल होना चाहिए। गन्ना भी होता है, धान भी होता है, मक्का भी होता है, लेकिन प्रमुख फसल में जो गिना जाता है वह हम बात करेंगे गेहूं की बात करेंगे। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जयसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन सर्वोपरि है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या नागपुर में। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मेरे को कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। बेचारा खाली पेट रहता है, उसको भर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, और कहीं नहीं आपके लखनऊ शहर में, नवाबों का शहर लखनऊ शहर में आपके उपोष्ण बागवानी संस्थान दोस्तों है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में तो है, लेकिन इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 4 सितंबर 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है तो भारत में कितनी कृषि जो है जलवायवीय क्षेत्र है। 123, 26, 127, 122। सभी लोग कमेंट करेंगे। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं, तो दोस्तों वह आपके 127 कृषि जो है जलवायवीय क्षेत्र में आती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस पर आधारित है, प्रत्येक राज्य के बृहत अनुसंधान समीक्षा पर आधारित है। NARP अंतर्गत भारत में कुल 127 कृषि जलवायविक क्षेत्र पहचाने गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात वस्तु है। दालें, कॉफी, चीनी, खाद्य तेल। सभी लोग कमेंट करेंगे। मुख्य कृषि पदार्थ जो है आयात वस्तु आपकी जो दोस्तों होती है वह हमारे खाद्य तेल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। रबड़, गन्ना, गरम मसाले या चावल। तो केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। जब भी केरल की बात करते हैं केरल में बहुत हाई पावर होता है, यानी गरम मसाले की बात करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सूची से रिलेटेड क्वेश्चन है। सूची 1-2 को देखना है और मिलान करना है। चाय हिमाचल प्रदेश, ईख और ये जो असम यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें सही में आ जाएं। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए चाय तो सभी लोग जानते हैं, असम की बात करेंगे। ईख की बात करते हैं यानी गन्ना तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और मूंगफली गुजरात हो जाएगा, और सेब हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी लोग जानते हैं, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अगर डेली क्लासेज आप देखते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है एंडिंग पर हो चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं। जो एंडिंग यानी कि इस सब्जेक्ट जो चैप्टर चल रहा है कृषि का, ठीक है, कृषि संबंधित, ये एंडिंग चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। रबी, खरीफ, वर्षा पुष्ट या शुष्क खेती। देखिए ध्यानपूर्वक, दक्षिण पश्चिमी मानसून के
तत्काल बाद बोई जाने वाली जो फसल होती है वह हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। दक्षिण पश्चिम जब मानसून के तत्काल बाद यानी कि जून जुलाई की हम बात करते हैं तो वह खरीफ की फसल बोई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जो दोस्तों काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू का मुख्य उत्पादक राज्य गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है या कर्नाटक है? सभी लोग फीडबैक करेंगे। काजू का मुख्य उत्पादक राज्य और कोई नहीं, कासे काजू कासे केरल। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है दोस्तों वह हमारा केरल है, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, और तीसरे में आपका उड़ीसा आता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें बताना है। कपास, दालें, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। चाय, रबड़, तंबाकू और जूट। आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल बताना है। वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी हो जाएगी? वह कहलाती है दोस्तों चाय, रबड़, तंबाकू और जूट। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, वाणिज्यिक पूछ लिया गया। अगर यहीं पर पूछा जाता कि नगदी फसल, तो नगदी फसल आप लोग बता देते, लेकिन नगदी फसल को वाणिज्यिक फसल भी बोलते हैं। वाणिज्यिक या नगदी फसलों में खाद्यान्न के अतिरिक्त वे फसलें आती हैं जिससे कृषि की नगदी की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, फाइबर फसलें इत्यादि आती हैं। वाणिज्यिक फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का होता है। सभी देशों में भारत में गन्ने के उत्पादक व क्षेत्र में ब्राजील के पश्चात दूसरा स्थान आता है। ये ध्यान दीजिएगा, सभी देशों में भारत में गन्ने के उत्पादक में पहला ब्राजील है, इसके बाद हमारा भारत देश का दूसरा स्थान है गन्ने के उत्पादक में। अगला प्रश्न है, भारत में दोस्तों इनमें से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? रबड़, नील, कॉफ़ी, चाय। तो यहाँ पर देखिए अगर सर्वाधिक अगर पूछा जाता है, ये इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर सर्वाधिक पूछा जाता है बागानी के जो फसल है सर्वाधिक हमारे भारत देश में, तो सभी लोग जानते हैं चाय की होती है। अगर यह पूछा जाए कि बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई भारत में, तो वह नील की फसल है दोस्तों। नील की फसल ऐसी है जब अंग्रेजों के ज़माने गोरे जो आए थे हमारे देश में, उस ज़माने में हुआ करती थी, और नील का उपयोग यहाँ नहीं, वो अपने ले जाया करते थे फसल। और ये फसल से दोस्तों भूमि जो है बंजर होती थी ज़्यादातर। और ज़्यादा डिटेल से जाना तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं नील की खेती के बारे में। भारत के किन राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो दोस्तों जो तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। देखिए उत्तर प्रदेश सभी लोग जानते हैं गेहूं की बात करेंगे, आलू हो गया, गन्ने हो गया, ठीक है। और कर्नाटक में क्या क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं। आंध्र प्रदेश तंबाकू होता है, गुजरात मूंगफली कपास हो गया। तो तंबाकू का जो कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र वो आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन आपके आंध्र प्रदेश राज्य में ही होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है रायबरेली जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, सुल्तानपुर या फैजाबाद जिले में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ पर होता है? तो वह दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में होता है। देश में सबसे अधिक आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान, गुजरात का तीसरा, राजस्थान का चौथा, छत्तीसगढ़ का पाँचवा और झारखंड का छठवां स्थान आता है। और उत्तर प्रदेश में 384.32 हजार टन आंवले का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन 35.79% है। दोस्तों हम लोग जाते हैं सतना और चित्रकूट तो आसपास ही है, तो चित्रकूट हम जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आंवले की, यहाँ पे हम बॉर्डर में ही देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी आंवले की खेती होती होगी। तो सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश इनमें से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। नीचे कूट दिया गया है कि 1 2 सही है, 2 3, 3 4 या 1 3। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? आलू की बात करेंगे और गन्ना की बात करेंगे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 3। तंबाकू तो नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो तंबाकू आपका नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 होना चाहिए। और अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया गया स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को जो है गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है दोस्तों कि इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घट रही है या घटना हो गया? क्षेत्र के जलवायु में सामान्य परिवर्तन या सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूलन बन गया है?
तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। यह देश के चीनी की बहुत मांग तथा ऊंची कीमत के कारण। तो महाराष्ट्र के काली मिट्टी में के क्षेत्र में कपास के गन्ने की फसल को प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, कंपटीशन की बात करेंगे। यानी कपास और गन्ने में क्या है, काली मिट्टी में कंपटीशन चल रहा है आपके महाराष्ट्र में। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूलन बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद भी होती है। भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक हो, 30 सेंटीमीटर से 60 से या 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। यानी दोस्तों भारत में जो है वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, यानी जहां वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, आंसर बताएंगे। तो दोस्तों भारत में जहां पर आपकी चावल की खेती होती है उन क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अवधि के बाद के दौरान खाद्यान्नों की विशेषतः गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। किसके अवधि के बाद? 1954, 64, 65 और 1966। सभी लोग कमेंट करेंगे किसके बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों के विशेष गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वह आपका ऑप्शन है दोस्तों 1966। 1966 के बाद, इस अवधि के बाद दौरान जो है खाद्यान्नों गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा आपका। इनमें से कौन सी नकदी फसल है? धान, जरा, मक्का, तंबाकू। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का सहयोग उम्दा है, लाजवाब है, और आपकी यही तैयारी दोस्तों सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। तो कौन सी नकदी फसल है? तो सभी लोग जानते हैं तंबाकू की बात करेंगे, यह हमारा नकदी फसल में आता है। अगर हम प्रश्न पूछें कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, क्या वह तरबूज है, सोयाबीन है, मक्का है, पटसन है? तो आपका जवाब फटाफट आ चुका है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वह हमारा तरबूज कहलाएगा। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें काफ़ी कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, परंतु इन फसलों को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो खरबूज, खीरा, तरबूज, लौकी, तोरई, मिर्च, टमाटर जैसे फसलें शामिल हैं, और ये बारिश के मौसम में ज़्यादातर इसलिए बोई जाती हैं आपकी, क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा है अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए जायद फसलें होती हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। और ये आपका मॉक क्वेश्चन है, देख लेते हैं किनका किनका आंसर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। तो बागवानी से संबंधित है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। ये आपका दोस्तों आज का मॉक क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपका स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 25 में से कितना है, और मॉक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और अगली क्लास आएगी आपकी ग्रामर की, उसको जरूर अटेंड करें। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सरों पर ही है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।